नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का डिस्कस कराया गया है। इससे पहले विभक्ति लकार की जो ट्रिक की वीडियो आई है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाकर के सबसे पहले उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपके हाथी लघु और बहुविकल्पी प्रश्न गलत ना हो। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड सेमेस्टर में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे जाएंगे उन सभी को देखेंगे। तो पहला क्या है, ओम में ओ के आगे बना है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है? हास्य स्वर होता है या दीर्घ स्वर होता है या प्लोत स्वर होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ओम ये लिखा जाता है, ओम टाइम लगा करके बोला है ओम, तो ये जो बीच में ये बना होता है ये क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। इस तरीके का जो बना हुआ होता है ये क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। क्लियर? ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला क्या ऑप्शन है? कंठ, ब तालु, सा मूर्धा, द ओष्ठ। तो आप ई को बोल कर देखिए, तालु से आपको टच कर रही है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। सभी के उच्चारण स्थान आप याद कर लीजिए, आपके हिंदी में भी काम आएंगे और संस्कृत में भी काम आएंगे। कौन सा उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ड तालु होता है, ओष्ठ कौन सा है, कंठ कौन सा है, मूर्धा कौन सा है। शायद आपने पढ़ा होगा केटीएम 2, ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी, उससे आपको सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। फिर क्या है नेक्स्ट, पितृणम पद में कौन सी संधि है? पितृणम पद में कौन सी संधि है? पहली है गुण संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा यड़ संधि, चौथा दीर्घ संधि। तो पितृणम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। फिर 4 नंबर क्या है? शुद्ध वाक्य है। पहले वाक्य को पढ़ेंगे, ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति, उपर्युक्त सभी। अगर आपने ये सूक्ति पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कौन सी इसमें सही है, अन्यथा आप नहीं बता सकते। ज्ञानम बिना न मुक्ति, इसका सही आंसर क्या है? आ। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? चतुर्विंशति का अर्थ है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस जितनी भी क्लासेस आपकी संस्कृत की ली उसमें आपको मैंने गिनती पढ़ाई होंगी, 50 तक गिनतियां आपको पढ़ाई। वो सारी गिनतियां आप याद कर लीजिए, उनके संस्कृत नाम आप एकदम रट लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा गिनती से। चतुर्विंशति का अर्थ चाहे बहुविकल्पी में मिले या अतिलघु में मिले, मिलना तय है। चतुर्विंशति मीन्स 24। ठीक, याद जरूर रखना 24। सिर्फ 50 के अंदर ही पूछा जाएगा, उससे आगे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? आप याद रखिएगा, इसलिए 50 तक आप गिनती याद कर लीजिए। 6 नंबर क्या है? संख्यावाची शब्द एकोन विसंति अंक का वाचक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से पूछ सकते हैं, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एकोन विसंत क्या होता है? 19। क्या होता है? 19। फिर नेक्स्ट क्या है? अनुक्त कर्म कारक में कौन सी विभक्ति? कारक आपको मैंने पढ़ाया है, इसलिए कारक को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। कर्ता ने कर्म को करना से सारे कारक चिन्ह कौन सी विभक्ति, ये सारा चीज याद कर लीजिए। तो अनुक्त कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है कि द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी? तो कौन सी है? द्वितीया विभक्ति। क्लियर? इको यड़च सूत्र है। किस संधि का सूत्र है? इसलिए जितनी भी संधि उनका आप सूत्र याद कर लीजिए। ज्यादातर इको यड़च सूत्र ही पूछा जाता है।
तो यह दीर्घ संधि का है कि गुण संधि है, या यड़ संधि या अयाद संधि का है? तो किसका है? यह यड़ संधि का सूत्र, इको यड़ा। इसमें आपको यड़ दिख रहा तो आपको क्लियर याद हो, जो सूत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ न कुछ इससे आपको मिलेगा। इको यड़च तो यड़ संधि, यड़ इसमें दिखा, बिल्कुल याद करना ही नहीं, यड़ आपको दिखा तो यड़ संधि का। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, 3 होती है, 5 होती है। ये भी मैंने आपको बताया, जितनी क्लासेस दी हैं, अगर आपने सारी क्लासेस देख ली तो आपको संस्कृत में बहुविकल्पी आती लोग, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। तो संस्कृत में प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। चंद्रशेखर में समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, या द्विगु है, या अव्ययी भाव समास है, या बहुव्रीहि समास है? तो चंद्रशेखर कौन समास है? बहुव्रीहि समास। क्लियर? अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि के काल से उत्पन्न भेद हैं। ध्वनि के काल से कौन कौन से भेद उत्पन्न होते हैं? प्लुत स्वर, हास स्वर, जितने भी ध्वनियां, वो दीर्घ स्वर ध्वनियां, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि ही तो एक प्रकार की, तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्या? स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर उदात्त भी होते हैं, अनुदात्त, स्वरित, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी। एक चीज आप सभी ने देखा होगा, ज्यादातर अगर ऑप्शन में उपर्युक्त सभी है तो वही सही होता है। हमने भी गौर किया है कि ज्यादातर ऑप्शन में अगर उपर्युक्त सभी दिया गया है तो उपर्युक्त सभी ही ज्यादा चांस होते हैं सही होने के। ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं। देखिए, कंठ है, तालु है, जीवा है, कई सारे भेद। अभी हमने बताया ना KTM 2, KTM 2, ये सारे क्या हैं? उच्चारण स्थान है, तो इसमें सारे हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्या है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं 3, 4, 5 या 6, तो कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। कितने सूत्र होते हैं? 14 सूत्र, ये आप याद रखिएगा, 14। कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी है? 64 ध्वनियां। कितनी है? 64 ध्वनियां। क्लियर? संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने हैं? 15 है, 21 है, 24 है या 52 है? तो कितने हैं? 21 स्वर। कितने हैं? 21। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? 25 व्यंजन। कितने? 25। संस्कृत भाषा में यम कितने हैं? 10 हैं, 15 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो कितने हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं। 2 हैं, 15, 4, 20, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। संधि के भेद हैं। देखिए, अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग से सारी संधियों के भेद है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? उपर्युक्त सभी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? उपेंद्रा में संधि है। ये आपको अतिलघु में मिल सकता है और बहुविकल्पी में भी मिल सकता है। तो उपेंद्रा, इसमें कौन सी? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। यद्यपि में कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होगी, या खरच संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी, तो यड़ संधि होगी। कौन सी होगी? यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। फिर नेक्स्ट क्या है? गंगा में संधि है। गंगा में कौन सी संधि होती है? अयाद संधि, अनुस्वार संधि, पटुत्व संधि, कोई भी नहीं। तो गंगा में कौन सी होती है? अनुस्वार। कौन सी? अनुस्वार। छात्रापि में संधि है। छात्रापि में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। पाक में कौन सी संधि है? अयादि होती है, या स्वरी होती है, या गुण, या कोई भी नहीं। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। पाक में अयादि संधि होती है। ठीक। संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है।
समास का प्रयोग क्यों करते हैं? भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, अ और ब दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए करते हैं और सुंदरता लाने के लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अ और ब दोनों। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? द्वंद्व समास के भेद बताइए। द्वंद्व समास के भेद बताइए। इतरेतर द्वंद्व, एक्सेस द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, उपरोक्त तीनों। तो देखिए, उपरोक्त तीनों यहाँ पर हुआ। हमने बताया ना, उपयुक्त सभी होंगे, जिसमें होगा उसमें चांसेस ज़्यादातर रहते हैं उपयुक्त सभी। बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं, ये मैंने पढ़ाया आप सभी को। समानाधिकरण, व्याधिकरण। तो आ बा दोनों, इसका सही आंसर क्या होगा? आ बा दोनों। मैंने पढ़ाया है, अगर आपने क्लासेस की हैं तो आप क्लियर जानकारी आंसर दे सकते हैं। उसमें मैंने बता दिया कि ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। भ्रातरों में समास है, कौन सा समास है भ्रातरों में? समाहार, तत्पुरुष, एक्सेस या कोई भी नहीं। एक शेष द्वंद्व समास कौन सा है? एक शेष द्वंद्व समास। विद्याधनम में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वि है, या रूपक कर्मधारय है, या कोई भी नहीं। तो इसमें रूपक कर्मधारय समास। विद्याधनम रूपक प्लस कर्मधारय समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ये भी मैंने आपको बताया कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। दशानन यशस समास विग्रह के बाद शब्द होगा दशानन। ये अगर आप ऐड करेंगे तो दशानन। बहुब्रीहि समास में कितने भेद होते हैं? ये भी हमने बताया था 2 होते हैं। अभी जस्ट ऊपर आपने समाधिकरण व्याधिकरण पढ़ा है। शब्द बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं ये भी मैंने बताया है। वर्णों के संयोग से। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए, वर्णों के संयोग से बनते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, 3 प्रकार के लिंग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। फल शब्द में लिंग कौन सी है? उकारांत। एक होती है अकारांत और एक होती है उकारांत। आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या? उकारांत, नपुंसक है। शिशु शब्द है, उकारांत पुल्लिंग। संस्कृत में सर्वनाम शब्द में नहीं होता है। सर्वनाम शब्द में क्या नहीं होता है? संबोधन नहीं होता। मैंने बताया था आपको, अगर आपने क्लासेस की होंगी तो संबोधन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? संस्कृत में अस्मत्, युष्मत् के रूप तीनों लिंगों में क्या होते हैं? तीनों लिंगों में एकदम समान होते हैं। क्लियर? आ प्लस बा दोनों, ये देखकर आप इसको मत टिक करिएगा तुरंत। अगर उपयुक्त सभी हैं तब चांसेस होते हैं, लेकिन आ प्लस बा दोनों तब चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। बालक में चतुर्थ व्यक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा बालकाय। मैंने इसकी ट्रिक बताई है, दोनों की ट्रिक बताई, विभक्ति और लिंग की। विभक्ति, वचन, लिंग, ये सारी ट्रिक्स हैं, दोनों थर्ड सेमेस्टर की वीडियो में पड़ी हुई हैं, जाकर के आप देख लीजिए। ये क्लियर, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर? नपुंसक लिंग है एते, एते का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। क्लियर? के रूप है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है? तो का होता है? स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। धातुओं को संस्कृत में कितने गुणों में बांटा गया? कितने गणों में बांटा गया? ये भी मैंने बताया कि 10। संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या, ये भी हमने आपको पढ़ा। इसकी ट्रिक भी आपको बताई, लकार कैसे याद होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो लकार जाइए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 5 लकार बताएं, हर एक लकार की ट्रिक बताई मैंने। श्रा धातु से लट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा श्रो। तो ये श्रा धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, श्रो सस्य। क्लियर? दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन पश्यावा। दृश्यंत नहीं होगा, ये भी मैंने नोट में बताया था, पश्यावा होगा। ये सारी चीजें आप भूलेंगे नहीं, अगर ट्रिक से आपने पढ़ लिया उससे जाकर के। लव धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन, एक क्वेश्चन तो इससे मिलना तय है। लव धातु का लव, लवांताम, लवंताम। क्लियर? अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष का द्विवचन होगा आस्वा, आस्वा। क्लियर? कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है? कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति होती है। क्लियर? ये भी हमने पढ़ा है, आप सब उसी तरीके से रिपीट हो रहे हैं। जितनी मैंने क्लासेस ली सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ रिवीजन मात्र के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आप पढ़ेंगे नहीं बहुविकल्पी प्रश्न। इससे आप अगर देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा।
नाम मात्र व्यक्ति कौन सी होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। कर्म कारक का चिन्ह होता है क्या? कर्ता ने कर्म को कर्म कारक। द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है एक कर्म धातुओं में, द्विकर्म धातुओं में, बहुकर्म धातुओं में और इन सभी में। तो द्वितीय व्यक्ति द्विकर्म धातुओं में। क्लियर। नवनवति शब्द का अर्थ है क्या होता है? 99। ये नवनवति का क्या अर्थ होता है? 99। फिर नेक्स्ट क्या है? सहस्त्रम का अर्थ होता है 1000। क्या होता है? 1000। फिर नेक्स्ट क्या है? राम कृष्णो शब्द में समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। समास भी मैंने पढ़ा है, आप जाकर के पढ़िए, उसके बाद अपने मन से टिक कर देंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, सिंपल सा। राजपुत्रा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। किसी बात को सुनकर लिखने को क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं। किसी बात को सुनेंगे उसके बाद तो लिखेंगे। किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना अनुलेख होता है। किसी के द्वारा बोले हुए वाक्यों को लिखना उसे क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। देखिए, किसी के द्वारा वाले हुए वाक्य को, मतलब किसी के द्वारा लिखा गया है उसे आप देख कर लिख रहे हैं तो उसे सुलेख कहते हैं। किसी के वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही लिखना अनुलेख होता है, और किसी को सुनकर लिखना वो होता है श्रुतलेख। क्लियर। संस्कृत में समास कितने होते हैं? 5 होते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। क्रिया का, धातु का, मतलब दोनों का बदल जाता है। क्लियर। उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कार युक्त और गरिमापूर्ण। अभी हमने ऊपर बताया कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो वाक्य गरिमापूर्ण और चमत्कार, उपसर्ग का जब प्रयोग होता है तो वाक्य चेंज हो जाता है। प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? कृदंत और तद्वित्व, 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और बा। संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं कितनी होती हैं? कितनी क्रियाएं होती हैं? 3 क्रियाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 क्रियाएं होती हैं। गुरु शब्द की द्वितीय व्यक्ति का वचन क्या होगा? गुरु का द्वितीय व्यक्ति का वचन क्या होगा? गुरु। यह भी मैंने ट्रिक से पढ़ाया है, वहां से पढ़ लीजिए आप। मुनि शब्द का प्रथमा व्यक्ति का प्रथम वचन क्या होगा? मुनि। आसानी से आप पढ़ लीजिए वहां से, उसके बाद आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। चाहे मुनि का है, चाहे नदी का है, चाहे धेनु का है, कोई भी है, सब हो जाएंगे। नदी शब्द का चतुर्थी व्यक्ति नदीभ्याम। धेनु शब्द का तृतीय व्यक्ति धेनुआ। 3 त्रि का प्रथम व्यक्ति का प्रथम वचन क्या होगा? त्रया। अपादान कारक की व्यक्ति कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। अपादान होता है क्या होता है? अलग होने के लिए। अपादान होता है अलग होने के लिए, कि अलग कोई वस्तु हो रही है। नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नारिकेलम। ये भी मैंने सारे फल फ्रूट सारा कुछ पढ़ाया संस्कृत में नाम, उतने ही आप रट लीजिए बस। सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं? सेबम। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये भी मैंने पढ़ा है, एक एक चीज पढ़ाइए। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? सर्पप। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ। सारे उच्चारण स्थान आप याद कर लीजिए, बार बार आपको याद करना न पड़े। ठीक। 49 शब्द का अर्थ होता है 39। देखिए 50 के अंदर ही है, इसलिए 50 तक आप हर हाल में याद कर लीजिए। चोरभयम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। भव्यार्थक या रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी या द्वितीय। तो कौन सी होता है? पंचमी विभक्ति होता है। किसका प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का होता है। अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यते, मया बालकम दृश्यते, मया बालका दृश्यते। तो इसका क्या? मया बालका दृश्यते, कर्मवाच्य चेंज करना है तो इसका मया बालका दृश्यते। ये मात्र आपके रिवीजन के लिए था, क्योंकि ऐसे आप बहुविकल्पी पढ़ेंगे नहीं, इससे आपको सारे बहुविकल्पी क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।